नमस्कार। जनरल साइंस का टॉपिक ताप और ऊष्मा हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। उसके आगे का भाग जो है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या बातें पिछली क्लास में देखी थी। सबसे पहले हमने ताप और ऊष्मा का जो बेसिक अंतर था, ताप और ऊष्मा का बेसिक अंतर और इनके मात्रक पढ़े थे। दूसरा हमने देखा था ऊष्मा के मात्रक और इससे संबंधित जो फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो बताए गए थे। उसके बाद ऊष्मा के प्रभाव, भौतिक और रासायनिक प्रभाव जिसमें अवस्था परिवर्तन है, इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। गलन, हिमीकरण, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, दृढ़ीकरण, ये क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद गुप्त ऊष्मा के बारे में भी आपको बताया गया था। फिर गलनांक और क्वथनांक पे दाब और अशुद्धियों का क्या फर्क पड़ता है और इन पे अप्लाइड कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हमने देखे थे। अगली क्लास में अगला जो टॉपिक था इसमें था ऊष्मीय प्रसार। सामान्य ऊष्मीय प्रसार तो था कि सभी पदार्थों को गर्म करने पे फैलते हैं, लेकिन जल का कौन सा था, असामान्य ऊष्मीय प्रसार। ये बातें भी हमने पिछली क्लास में देख ली थी। अब इसके आगे जो टॉपिक है वो है तापमान। तापमान यानी टेम्परेचर, और इसकी परिभाषा आपको बताई थी। किसी भी पदार्थ की उष्णता या शीतलता का जो माप होता है उसे हम क्या कहते हैं, तापमान। और इसे जो है 4 पैमानों में नापा जा सकता है। 4 प्रकार के इसके मात्रक हैं। कौन कौन से हैं? डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रूमर है, और कौन सा है, केल्विन है। तो पहले तो ये 4 मात्रक ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो 3 में तो इनमें से दिए हूँ, और एक लिखा आ सकता है जूल या कैलोरी। तो जूल या कैलोरी जो है वो किसका मात्रक है, ऊष्मा का, वो तापमान का मात्रक नहीं है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, इन मात्रक में से एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है। तो एसआई जो मात्रक है वो कौन सा है, केल्विन है। जबकि ज्यादा यूज कौन सा लेते हैं हम, सेल्सियस। तो सेल्सियस को जो है एसआई मात्रक नहीं बताना है, कौन सा है, केल्विन, और इसको बड़े के से दर्शाया जाता है। आगे ध्यान रखेंगे इसमें कि ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, ये सब तापमान के मात्रक हैं। तो इनके आपस में संबंध, रिलेशन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ये फ़ारेनहाइट में कितने फ़ारेनहाइट होगा। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और उस फॉर्मूला बनाने के लिए आसान तरीका ये है, पहले इस सारणी को याद करेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे, यदि मान लीजिए आपने डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर हाथ में लिया है, और आप पहले क्या नाप रहे हैं, बर्फ जमने का तापमान। हिमांक बिंदु क्या था कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो बर्फ जमने का जो तापमान है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल कितने पे उबलता है, यानी भाप बिंदु की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ जमने का और 100 डिग्री सेल्सियस से भाप बनने का तापमान सभी को याद है। अब हम दूसरा थर्मोमीटर ले रहे हैं, जो कौन सा है, फ़ारेनहाइट वाला थर्मोमीटर है। फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में यदि आप हिमांक बिंदु देखेंगे जल का, यानी बर्फ जमने वाला तापमान, तो वो है 32 फ़ारेनहाइट। जबकि भाप बिंदु जो है वो कितना है, 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट पे पानी उबलता है। र्यूमर स्केल आजकल यूज नहीं ली जाती, लेकिन इस थर्मोमीटर की बात करें तो 0 र्यूमर पे तो बर्फ जमती है, और इसमें स्केल में डिवीजन कहाँ तक है, 80 तक। तो 80 र्यूमर पे जो है पानी उबलता है। केल्विन की बात करें तो केल्विन में 273 केल्विन पे बर्फ जमती है, और 373 पे पानी उबलता है। इनके बीच में भी गैप कितने का है, 100 का। अब ये आंकड़े आपको सीधे के सीधे याद करने हैं, इनसे कई क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे आपके। जैसे पूछा जाए 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताना है। 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर। 32 फ़ारेनहाइट कितने केल्विन के बराबर है, 273। ये पूरे कॉलम सभी बराबर हैं, क्योंकि ये सभी जल के क्या है, हिमांक बिंदु हैं, आइस पॉइंट्स हैं। ऐसे ही ये चीजें बराबर हैं। 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के बराबर, और किसके बराबर है, 373 केल्विन के बराबर। तो ये बिना फॉर्मूले भी आपके आंसर टिक हो सकते हैं, यदि इन आंकड़ों में से क्वेश्चन आए। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला इसका कैसे बनाया जाता है। जितने भी आपके मात्रक हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, इन सब में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इनके हिमांक बिंदु। सेल्सियस में से 0, फ़ारेनहाइट में से 32, र्यूमर में से 0, और केल्विन में से 273। अब फिर भाग देना है इनको। इन सभी को भाग किसका देना है, जो इन स्केल के बीच का गैप है। 0 और 100 के बीच में कितना गैप है, 100 का। 32 और 212 इनके बीच में गैप निकालेंगे तो ये आएगा 180 का। तो हमने भाग किससे दिया है, 180 से। 0 और 80 के बीच में गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 80। तो किससे भाग दिया है, 80 से। फिर उसके बाद देखें 273 और 373 के बीच का गैप कितना है, 100।
तो ये पूरा जो है रिलेशन इनके बीच में बनता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से बनाया जाता है उस हिसाब से अपन फॉर्मूला बना सकते हैं इसमें से। रूमर का क्वेश्चन बहुत कम आता है। क्वेश्चन इनके आते हैं डिग्री सेल्सियस में देके आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, या टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे दिया जाता है, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है। तो पहले इन दो को ले लीजिए, C माइनस 0/100 और F माइनस 32/180। अब इस फॉर्मूले को हम छोटा करेंगे थोड़ा, ये 0 से 0 कट गया। दूसरा ध्यान रखना है किसी चीज में से 0 माइनस किया तो कुछ नहीं किया, तो क्या आ गया, C सीधा लिखा जाएगा, ये आ जाएगा F माइनस 32, और इधर आप इसको 2 से काट देंगे 5 और ये 9। तो इसमें ध्यान रखना है C/5 F माइनस 32/9, ये फॉर्मूला बन चुका है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु है जिसका तापमान 50 फ़ारेनहाइट है, उसका तापमान आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो कुछ नहीं है, यहाँ 50 रखिए, पूरी वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। ऐसे ही क्वेश्चन इसका पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में, तो इनका भी आप फॉर्मूला छोटा बना सकते हैं, C माइनस 0/100 और K माइनस 273/100। दोनों तरफ 100 है, कट जाएंगे, 0 माइनस किया कुछ भी नहीं किया, तो C बराबर K माइनस 273। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है, C बराबर K माइनस 273, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, C/5 F माइनस 32/9। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्मूले के भी पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिलेशन सही है, तो यहाँ C/9 लिखा आ सकता है, F माइनस 32/5 लिखा आ सकता है, तो सही आपको चुनना है। तो ये नहीं भी याद आए तो ये सारणी जो है ये दिमाग में रहती है और फटाफट ये फॉर्मूला बन जाता है, जिससे गलत नहीं होता है क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला है परम शून्य। परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो किसको कहते हैं? देखिए, एक तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो ज़्यादा हम कौन सा काम ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान, नीचे तापमान संभव है। आप देखते होगे सर्दियों में कई बार सुनते हैं कि तापमान माइनस में चला गया, -2 डिग्री सेल्सियस है, -10 है, यानी इससे नीचे संभव है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन एक 0 और है जिसे हम कह रहे हैं 0 केल्विन, इससे नीचे कोई भी तापमान संभव नहीं होता। इस 0 केल्विन को ही क्या कहा जाता है, परम शून्य कहा जाता है। परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो, इसको हम लिख सकते हैं कि ये न्यूनतम संभव तापमान है, इससे नीचे तापमान हो ही नहीं सकता। अब ये 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो एक बार आप फिर फॉर्मूला याद रखो, C बराबर K माइनस 273। तो यहां लिखेंगे हम C बराबर K माइनस 273। यहां कहा जा रहा है परम शून्य, केल्विन कितना है, 0। तो यहाँ केल्विन यदि 0 है तो आप देखेंगे ये डिग्री सेल्सियस में आपका जो आंसर है ये कितना आ जाएगा, 0 केल्विन। 0 केल्विन किसके बराबर हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। किसके बराबर जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि 0 केल्विन से नीचे या फिर -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं हो सकता। 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे संभव है तापमान। तो परम शून्य पूछा जाए तो परम शून्य किसको कहा जाता है, 0 केल्विन को कहा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस को नहीं कहा जाता है। अगला देखिए, इसमें यहां आगे बात कर रहे हैं हम, दो गैसें होती हैं, एक तो है लिक्विड हाइड्रोजन और एक है लिक्विड नाइट्रोजन। ये द्रवित हाइड्रोजन यानी इसको लिक्विड रूप में कर रखा है, और ये द्रवित नाइट्रोजन। इन गैसों को बहुत ही कम तापमान पे, गैसों में कण दूर दूर होते हैं, जैसे इनका तापमान कम किया जाता है कण पास पास आ जाते हैं। आप ये 3 अवस्थाएं देखते हैं, कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव और कौन सी है, गैसीय अवस्था। यहाँ कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैसों में और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तापमान कम किया जाता है तो कण पास पास आते हैं, तो ये कण जो है पास पास आएंगे तो किस में बदल जाएंगे, द्रव में। तो हाइड्रोजन को कितना ठंडा किया है, -253, -253 किया है, लेकिन ये -273 से नीचे नहीं है, और यही हाइड्रोजन किस रूप में बदल गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। और नाइट्रोजन को भी -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया, तो ये किस रूप में आ गई, लिक्विड रूप में। ये दोनों टेम्परेचर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का कितना होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का कितना होता है। परम शून्य किसे कहा जाता है, 0 केल्विन को, और परम शून्य पूछे
0 केल्विन नहीं लिखा है तो लिखाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद आगे देखिए इसके अंदर इनके यूज भी पूछे जाते हैं आपसे कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन जो है इनका क्या यूज है। लिक्विड हाइड्रोजन की बात करें तो ये रॉकेट फ्यूल है। रॉकेट में जो इंजन होते हैं, एक इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। कम तापमान के लिए जो शब्द आता है उसका नाम है क्रायो। तो क्रायोजेनिक इंजन है, उस रॉकेट में फ्यूल जो काम आता है अधिकतर कौन सा काम आता है, लिक्विड हाइड्रोजन, और तापमान कितना होता है -253 डिग्री सेल्सियस। ये है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज है क्रायो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन यानी किसी चीज को परिरक्षण करना है, लंबे समय तक सही सलामत रखना है, तो उसका क्या किया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें भोज्य पदार्थ भी हो सकते हैं। मेन चीजें इसके अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन ब्लड का किया जा सकता है, कोशिकाओं का किया जाता है, और सीमेन का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो विरय काम आता है, उस विरय में जो सीमेन है उस विरय को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। एक आपने स्टेम सेल बैंक सुना होगा। स्टेम सेल जो है इसमें गर्भनाल जो है प्लेसेंटा, इसको स्टोर किया जाता है। इसको भी किस में स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ये इतने से आपको क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहले आपने पढ़ा परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो क्या चीज होती है, वो न्यूनतम संभव, ये न्यूनतम संभव तापमान है, यानी इससे नीचे कोई भी तापमान संभव नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0 केल्विन। इस 0 केल्विन को हम परम शून्य कहते हैं। 0 केल्विन को आपने डिग्री सेल्सियस में निकाला तो कितना आया, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी -273 से नीचे कोई तापमान संभव है ही नहीं। फिर हमने दो और कम तापमान देखे। एक तो देखा लिक्विड हाइड्रोजन का, उसका था -253, यानी 273 से नीचे नहीं है ये भी। एक है लिक्विड नाइट्रोजन, उसका है -196 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या काम आते हैं, ये रॉकेट फ्यूल में काम आता है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन में काम आता है, और ध्यान रखना है क्रायो शब्द जो है वो न्यूनतम या कम तापमान से संबंधित होता है। अगला देखिए, इसमें आपको ये तो बता दिया है कि किस तरीके से डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को आपस में चेंज करना है, या केल्विन और सेल्सियस को चेंज करना है। लेकिन कुछ तापमान जो हैं फिर इनके आंकड़े याद रखें तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो हमें सबको पता है, जल का जमना डिग्री सेल्सियस में 0 पे, फ़ारेनहाइट पे 32 पे, और केल्विन में नापा तो जल कितने पे जमता है, 273 पे। थर्मोमीटर अलग अलग है। कमरे का सामान्य तापमान की बात करते हैं, ये सब एनसीईआरटी के आंकड़े हैं। तो इसका कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में आप निकालेंगे तो 80.6, और केल्विन में कितना है, 300। फॉर्मूले पे बेस्ड जो आपको क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में एमसीक्यूज में करवाए जाएंगे। आगे है मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना है, 37। लेकिन फ़ारेनहाइट वाला तापमान लेके आए हैं, वो तापमापी लेके आए हैं तो कितना है, 98.6। कई बार आप सुनते हैं कि बुखार जो है 102 101 डिग्री हो रहा है, ये 102 101 हो रहा है। कौन सा तापमापी यूज किया है, फ़ारेनहाइट वाला। नॉर्मल टेम्परेचर तो शरीर का था 98.6, और 2 या 3 डिग्री बुखार उसमें चढ़ा है तो 101 2 तक पहुंच जाता है। लेकिन केल्विन में नापेंगे तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, 310 केल्विन। उसके बाद बात करेंगे जल का उबलना। इसमें ध्यान रखना है, जल का उबलना डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में नापा तो 212, और केल्विन में है तो 373। ये आंकड़े ध्यान रहते हैं तो कई बार क्वेश्चन आसानी से जल्दी हो जाता है। बाकी वैसे फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, बात करते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा की या स्पेसिफिक हीट की। आपने एक पीछे पढ़ा था 1 कैलोरी किसे कहते हैं। 1 कैलोरी में ऐसे पढ़ा था कि 1 ग्राम जल ले लो और उस जल का तापमान 1 कैलोरी की बात की थी। 1 कैलोरी उस ऊष्मा को कहते हैं जब 1 ग्राम जल का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जो ऊष्मा लगी वो क्या कहलाती है, 1 कैलोरी। एक हमने पढ़ी थी एक अंतरराष्ट्रीय कैलोरी, तो वहां पे थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो गई थी। जल तो वही लेना था 1 ग्राम, लेकिन तापमान फिक्स था 14.5 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ाना था, 15.5। यहां बात हो रही है विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा में खाली जल की बात नहीं है, सभी पदार्थों की बात करेंगे। हर पदार्थ की अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा होती है। कोई भी पदार्थ ले लो, वो पदार्थ कितना लेना है, 1 ग्राम, और उसका तापमान कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए जो ऊष्मा आप उसे दे रहे हो
वो ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। यानी सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होती है। कईयों का तापमान 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए ज़्यादा देनी पड़ती है, कईयों का कम देनी पड़ती है। अब यहाँ याद करेंगे आप कि सभी पदार्थों में जल जो है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। यानी 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऊष्मा देनी पड़ती है। तो एक चीज पता चलेगी कि पानी को यदि गर्म करना है तो देरी से गर्म होगा बजाय और पदार्थों के। यदि और पदार्थ पड़े हैं, लकड़ी है, रेत है, कुछ भी है, तो आप ऊष्मा दे रहे हैं तो पानी को गर्म होने में देरी लगेगी, यानी देरी से गर्म होगा और देरी से ही ठंडा होगा। क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ जल और ये बाकी 3 पदार्थ और हैं, ए और बी। ये सभी पदार्थ हमने कितने ले रखे हैं? 1-1 ग्राम ले रखे हैं। इन सबको आप ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा की बात कर रहे हैं तो जल को बहुत सारी ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसको हो सकता है इससे कम देनी पड़ेगी, इसको इससे भी कम देनी पड़ेगी। तो ये बहुत जल्दी गर्म हो गया, ये बाद में गर्म हुआ है, ये सबसे लेट गर्म हुआ है। अब ठंडा होने की बात आए तो इनमें से जब ऊष्मा निकलेगी तब ये ठंडे होंगे। तो इसमें थोड़ी सी ऊष्मा थी, ये निकली और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये उसके बाद, ये उसके बाद। तो आपको ये पता चला इस उदाहरण से कि जल जो है देरी से तो गर्म होता है और देरी से ही क्या होता है? ठंडा होता है। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को देखिए आप। ये देखना, इसमें भारत में आप देखते हैं ये जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र समुद्र के आसपास वाले, यहाँ जो जलवायु पाई जाती है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, यहाँ है सम जलवायु। यानी ना तो ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना ज्यादा सर्दी। और यहाँ पे दैनिक जो तापांतर है, दिन रात का जो तापमान में अंतर होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता। यानी गर्मी भी ज्यादा नहीं है और सर्दी भी ज्यादा नहीं है। टेम्परेचर की रेंज बहुत कम होती है। जबकि ये जो अंदर स्थलीय भाग हैं जो समुद्र से दूर हैं, यहाँ कैसी मिलेगी? विषम जलवायु मिलेगी। और यहाँ ताप में अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप जैसे देखते होंगे राजस्थान में मरुस्थलीय स्थल है, जो यहाँ पे समुद्र से दूरी के कारण तापमान में बहुत अंतर मिलता है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में रेत बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। लेकिन जो इलाके समुद्र के आसपास हैं वहाँ पे समजलवायु तापांतर कम मिल रहा है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ जो आसपास का जल है, दिन में यदि धूप पड़ रही है तो उसको गर्म होने में क्या हो रहा है? टाइम लग रहा है। बहुत देर बाद वो गर्म हुआ है। अब वो गर्म हो गया तो उसके बाद उसको ठंडा होने में टाइम लग रहा है। धीरे धीरे वो ऊष्मा बाहर निकलेगी तब ठंडा होगा। इसकी वजह से तापमान यहाँ का मेंटेन रहता है। और इसका मेन कारण क्या है? जल का देरी से गर्म होना और देरी से ठंडा होना, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला लिख रखा है, Q बराबर mc थीटा। इसको देख लीजिए आप। इसमें Q तो है ऊष्मा, किसी भी पदार्थ को कितनी ऊष्मा दी गई, ये है उसका द्रव्यमान कि पदार्थ लिया कितना है, कितना ग्राम लिया है। C है विशिष्ट ऊष्मा, और ये है कि ऊष्मा देने के बाद उसके तापमान में अंतर कितना आया है, तापांतर कितना हुआ है। जैसे मान लीजिए पहले 25 था, 25 से 27 हो गया तो 2 डिग्री का अंतर आया है तो 2 लिखा जाएगा। ये विशिष्ट ऊष्मा है, ये द्रव्यमान है, और ये ऊष्मा कि कितनी हीट आपने दी है। अब ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अब आपसे विशिष्ट ऊष्मा का जो है मात्रक भी पूछा जा सकता है। ऊष्मा हमें पता है, ऊष्मा किस में नापी जाती है? जूल में या कैलोरी में। तापमान किस में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में। इतनी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। ऊष्मा के कई और भी मात्रक पढ़े हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी पढ़ी है, ध्यान रखना है इसमें। अब बात किसकी कर रहे हैं? विशिष्ट ऊष्मा की। तो इसी फॉर्मूले से हम विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक निकालेंगे। आप सी को यहीं रहने दीजिए। उसके बाद Q बटा m थीटा। अब सी की विशिष्ट ऊष्मा जो है इसका मात्रक निकालेंगे। Q क्या है? ऊष्मा, तो ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, बटा ये है द्रव्यमान, जूल प्रति ग्राम, और ये है तापांतर। तापमान डिग्री सेल्सियस में नापा जा रहा है और तापमान में अंतर भी किस में नापा जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। जैसे लंबाई मीटर में नापी जाती है कि लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है और दो चीजों की लंबाई जो है उसमें अंतर निकालना है, तो वो भी किस में आएगा? मीटर में ही आएगा। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता चला कि जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका जो है जूल में ले सकते हैं या फिर कैलोरी में ले सकते हैं इसको। ये विशिष्ट ऊष्मा की क्या कहलाती है? मात्रक कहलाता है। उसके बाद आगे देखिए, इसमें कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, इसमें भी इसको लिया जा सकता है।
अगला है ऊष्मा का संचरण, यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जा सकती है। बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कब जाएगी, जब तापमान में अंतर होता है। जैसे ही तापमान में अंतर खत्म हो जाता है ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें ऊष्मा के संचरण के जो तरीके हैं, पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। अब इसमें ध्यान रखिए, चालन विधि में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तब जाएगी, ठोस पदार्थ में होता है ऐसा। संवहन विधि किसमें होती है, संवहन विधि जो है वो होती है ठोस में और द्रव में। और विकिरण विधि से ऊष्मा जाती है एक जगह से दूसरी जगह, इस विधि के लिए माध्यम की जरूरत ही नहीं होती, यानी निर्वात में भी ऊष्मा जा सकती है। कौन सी विधि से, विकिरण विधि से। अब ठोस विधि को आप देखिए, इसमें घरों में हमारे दैनिक जीवन में ये उदाहरण है। जैसे आप देखिए गैस पे आपने पतीला चढ़ा रखा है, उसमें चम्मच डाल रखी है। अब यहाँ से ये पतीला गर्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद देखते हैं चम्मच का ये हिस्सा जो गर्म हुआ है, लास्ट में ये जो इसका हैंडल है, यदि ये धातु का बना है तो ये भी गर्म हो जाता है। उसका कारण क्या है, यहाँ से जो कण हैं जो गर्म हुए हैं वो उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन ऊष्मा दूसरे कण को क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित हो रही है, संचरित हो रही है, लेकिन कणों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। ये विधि कौन सी है, चालन विधि। ऐसी विधि किस में चलती है, ठोस में। लेकिन ध्यान रखना ये चाहिए कि ठोस में भी क्या होने चाहिए, चालक होने चाहिए, ऊष्मा के चालक। कुचालक में चालन विधि से ऊष्मा नहीं जाती है। मान लीजिए यहाँ लकड़ी का हैंडल लगा हुआ हो तो ऊष्मा यहीं तक आएगी, उसके बाद ऊष्मा का संचरण नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। उसके बाद बात करते हैं संवहन की। संवहन होता है ठोस और द्रव में, ये गलत बता दिया। संवहन जो है वो है द्रव और गैस में। तीन प्रकार के माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव और गैस में कौन सी विधि होती है, संवहन विधि। इसमें ध्यान रखिए, घर में जब पतीले में आप पानी उबाल रहे हैं तो आप देखते होंगे पानी जैसे हम चढ़ाते हैं तो थोड़ी देर तो पानी शांत रहता है, उसके बाद में इसमें आवाज आने लगती है, और इसमें अंदर झांक के देखते हो तो जो कण गर्म हो चुके हैं, गर्म पानी के कण जो है अपनी जगह छोड़ते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और ये हल्के होते हैं इसलिए ऊपर आ गए। ठंडे कण जो हैं, ठंडे कण वापस नीचे की ओर बैठते हैं। तो गर्म कण ऊपर आ रहे हैं, ठंडे कण नीचे जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊष्मा ऊपर की ओर आती जा रही है। यहाँ ऊष्मा का संचरण हो रहा है लेकिन कण अपनी जगह छोड़ रहा है। ये विधि कौन सी कहलाती है, संवहन विधि। ये सेम विधि किस में होती है, गैसों में। इसको अभी देखेंगे। इस संवहन को गैसों में देखने से पहले विकिरण देखते हैं। ये रही पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल है, और यहाँ है सूर्य। सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ऊष्मा भी आ रही है। अब यहाँ से यहाँ तक कोई माध्यम नहीं है, ना तो वायु है, ना कोई ठोस माध्यम है, ना कोई द्रव माध्यम है। यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मा आई है बिना माध्यम के, ये कौन सी विधि है, विकिरण विधि। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा के संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो कौन सी विधि है, विकिरण विधि। या निर्वात में भी यहाँ ऊष्मा का संचरण हो जाता है। यहाँ आने के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल में ये सीधी जो किरणें हैं कहाँ आ रही हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी से टकरा के जब वापस जाती हैं इनको बोलते हैं पार्थिव किरण। अब पृथ्वी के टच में जो वायु है वो कण गर्म होंगे, गर्म कण ऊपर उठेंगे और ठंडे कण नीचे बैठेंगे। ये सेम केस ये वाला होगा, यानी वायु के कण गर्म वायु जो हल्की है वो धरातल से जो जुड़ी हुई वायु है वो ऊपर की तरफ उठेगी और ठंडी वायु नीचे बैठेगी। इस तरीके से पूरा वायुमंडल गर्म हो जाएगा। यहाँ तो कौन सी विधि चल रही है, कण जगह छोड़ रहे हैं, कौन सी विधि है, संवहन। लेकिन वहां से यहाँ तक ऊष्मा आई है, उसमें कोई माध्यम ही नहीं था। तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आना कौन सी विधि, विकिरण। यहाँ आने के बाद वायुमंडल का गर्म होना कौन सी विधि है, संवहन विधि। और ध्यान रखना है ठोस में कौन सी विधि चलती है, चालन विधि। इसमें कण अपनी जगह नहीं छोड़ते। अब इन पे आधारित आपके कई प्रकार के उदाहरण आते हैं, उनको पढ़ेंगे हम एक एक करके। इसमें सबसे पहला दे रखा है दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उपयोग में। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो आपके ध्रुवीय प्रदेश है वहां पे बर्फीले स्थानों पे एक प्रजाति रहती है, एक जनजाति जिसका नाम है एस्किमो जनजाति। और ये एस्किमो लोग जो होते हैं ये अपना एक बर्फ का मकान बनाते हैं जिसका नाम है इग्लू।
अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इग्लू की जो है दोहरी परत क्यों बनाई जाती है। इग्लू में बर्फ की दोहरी परत लगाते हैं, इस तरीके का मकान बनाते हैं। दोहरी परत इसलिए क्योंकि दोहरी परत बर्फ की लगाएंगे तो बीच में क्या भर जाएगी, वायु। और वायु ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। जहां शब्द चालन, चालक, कुचालक आए वो उदाहरण किससे संबंधित है, चालन से संबंधित है। अब इसमें ध्यान रखना है, वायु का कुचालक है तो बाहर तो टेम्परेचर कम है, मान लीजिए -15 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, 4-5 डिग्री सेल्सियस है। अब आप बताइए ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर से कम की तरफ, लेकिन बीच में वायु आ चुकी है। वायु ऊष्मा का क्या है, कुचालक, और कुचालक जो है संचरण को क्या कर देगा, रोक देगा। तो इसके अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी और यहाँ पे जो है टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा मेंटेन रह जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इग्लू में बर्फ की दोहरी परत क्यों लगाई होती है, तो आपको आंसर देना है इस दोहरी परत में बीच में वायु भर जाती है और वायु ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। इसी पे आधारित और कई उदाहरण बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्दी के दिनों में यदि 2 शर्ट पहन ली जाती हैं, एक शर्ट की बजाय कितनी, 2 शर्ट, तो गर्मी सर्दी कम क्यों लगती है। तो वही ध्यान रखेंगे, 2 शर्ट यदि पहन रहे हैं तो उनके बीच में क्या भर रही है, वायु, और वायु ऊष्मा का कुचालक है जो शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। या फिर पूछा जाता है चादर की डबल परत बना के या 2 चादर ओढ़ने पे सर्दी कम क्यों लगती है, तो फिर यही बताना है बीच में क्या भर रही है, ऊष्मा। एक और इसमें ध्यान रखना है आपको, हमारी जो शरीर है वो प्राकृतिक रूप से किस तरीके से अडेप्ट रहता है। जब हमें सर्दी लगती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये रोम जो खड़े हो रहे हैं उससे क्या होगा, उससे इनके बीच में क्या भर जाती है, वायु। और वायु शरीर, वायु जो है ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, तो शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगा। हमें सर्दी क्यों लगती है, हमारे शरीर का तापमान तो बना रहता है 37 और बाहर तापमान हो जाता है कम, मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे शरीर से ऊष्मा वातावरण में जाती रहती है, इसलिए हमें सर्दी लग रही है। लेकिन एक प्राकृतिक उपाय हमारे पास है, ये रोम खड़े होना, जिससे बीच में क्या भर जाती है, वायु, और ये ऊष्मा को नहीं जाने देती। एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्दियों के दिनों में जो है वसा खाने की, जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे सर्दियों के दिनों में वसा खाने की सलाह दी जाती है, वसा या चिकने पदार्थ। तो वो वसा जो है उसकी परत किसके नीचे जम जाती है, त्वचा के नीचे, और वसा ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, तो ये शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, यानी सर्दी कम लगती है। और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊन का रेशा जो होता है, आपने देखा होगा ऊन के धागे मोटे होते हैं, और बाकी जो अपन कपड़े पहनते हैं उनके रेशे कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ऊन के रेशे मोटे इसलिए क्योंकि उनके बीच में खांचों में क्या भरती है, वायु, और वायु ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, तो शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। तो इस सबके उदाहरण का जो ये आंसर है वो यही रहेगा कि वायु इसमें भर रही है और वायु ऊष्मा का कुचालक है। अगला देखिए, इसमें शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे की कुर्सी की बात करें तो ये हमने पिछली क्लास में भी उदाहरण देखा था कि दोनों का तापमान बराबर बना हुआ है, लकड़ी की कुर्सी और लोहे की कुर्सी, लेकिन लकड़ी की कुर्सी हमें ठंडी नहीं लगती। उसका कारण क्या है, तो आपको बताया था कि जब ऊष्मा का संचरण हो रहा है, एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह जा रही है, तो उसमें 2 शर्त होनी चाहिए। पहला तो तापमान में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है, इसमें वस्तुएं ऊष्मा की क्या होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये 2 कुर्सी जो है, एक लोहे की और एक ये लकड़ी की, दोनों का तापमान यदि बाहर वायुमंडल का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी 2 है और इसका भी कितना है, 2। और आपके हाथ का तापमान जो है, इधर देखेंगे तो 37 है, इधर भी कितना है, 37 है। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है, तापमान में अंतर है तो हमारे शरीर से ऊष्मा निकल के किस में जाएगी, इसमें, और हमें ये ठंडी महसूस होगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, ये तो दूसरी शर्त है, लोहे की कुर्सी ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, तो ये हमें ठंडी लगेगी, और ये ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, तो ये ठंडी नहीं लगेगी। ये चीजें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धातु के प्याले में चाय पी जाती है तो गर्म क्यों लगती है। तो धातु का प्याला, फिर ध्यान रखेंगे, ऊष्मा का सुचालक है, तो ये डायरेक्ट जो है इसके टच में यदि इससे पीते हैं चाय तो हमें क्या होता है, गर्म महसूस होता है। अगला देखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन है समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं। समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाओं की बात करते हैं। ये है स्थल और इधर है समुद्र।
इनमें दो चीजें काम आएंगी। एक कंसेप्ट तो काम आएगा आपका विशिष्ट ऊष्मा का, अभी पढ़ा था हमने, और एक इसमें काम आएगा संवहन का। इसमें ध्यान रखना है सूर्य की किरणें दोनों पे बराबर पड़ रही हैं, स्थल पे और जल पे, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि और पदार्थों की अपेक्षा जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा। तो देरी से गर्म हो रहा है तो पहले कौन गर्म हो गया? स्थल गर्म हो गया। स्थल गर्म होगा तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होगी। गर्म वायु के कण हल्के होते हैं, ये ऊपर उठ जाएंगे, और जैसे ही ऊपर उठ गए यहाँ जगह खाली हो गई है, यानी वायु का दाब यहाँ क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ वायु दाब कम है और इसकी अपेक्षा ये देरी से गर्म होगा, यानी अभी ठंडा ही पड़ा है, देरी से गर्म होगा। ठंडी वायु नीचे बैठी रहती है और नीचे बैठी है तो वायु का दाब क्या है? ज्यादा है। जहां दाब ज्यादा होता है वायु का और जहां कम, वायु हमेशा ज्यादा दाब से कम दाब की ओर चलती है, और जैसे ही वायु चलना शुरू होती है उसी को हम बोलते हैं पवन। ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है। पवन किसे कहा जाता है? बहती हुई वायु को क्या कहते हैं? पवन। पवन कब चलती है? जब वायु दाब में अंतर हो। वायु दाब में अंतर नहीं होगा तो पवन का प्रवाह नहीं होता। तो इसमें ध्यान रखेंगे ज्यादा वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवन बहती हैं। अब ये किधर की तरफ से चली हैं? समुद्र की तरफ से चली हैं, तो इनको कौन सी पवनें कहा जाएगा? समुद्री हवाएं या समुद्री पवनें। कब चली? दिन में चली हैं। अब अगला केस कौन सा? रात में यदि देखेंगे तो रात में ये ठंडे हो रहे हैं। अब इनकी अपेक्षा स्थल जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि जल देरी से गर्म और देरी से ठंडा। ये जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ की वायु नीचे बैठी हुई है, यहाँ दाब ज्यादा हो जाएगा वायु का, यहाँ कम, और ये पवनों की दिशा विपरीत हो जाएगी, इधर से चलना शुरू हो जाएंगे। तो रात को जो पवनें चलती हैं वो कौन सी होती हैं? स्थलीय हवाएं होती हैं। आगे देखिए, इसमें अगला दे रखा है, तो यहाँ आपने दो कंसेप्ट काम लिए हैं। एक तो कि विशिष्ट ऊष्मा इसकी क्या है? ज्यादा, तभी इन दोनों के गर्म होने में अंतर आ रहा है, और तभी विधि, और ये कौन सी है? गर्म होकर कणों का ऊपर उठना क्या कहलाता है? संवहन। तो ये दोनों विधियां काम आ रही हैं। अगला है रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। फ्रिज में जो है फ्रीजर प्लेटिका आपने देखा होगा ऊपर लगी होती है, उसका कारण क्या है? ये भी किस विधि पे आधारित है? संवहन विधि पे। फ्रीजर यहाँ है, अब आप खाने की वस्तु यहाँ कोई रखते हो तो उसका तापमान क्या है? ज्यादा है। तापमान ज्यादा होगा तो उससे जो टच में वायु आएगी उसका तापमान भी ज्यादा होगा, और गर्म वायु क्या होती है? हल्की। हल्की वायु उठेगी ऊपर, और ऊपर जाके ये फ्रीजर पेटिका से टकराएगी, और जैसे ही टकराएगी ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद ये भारी गैस जो है वापस किधर आएगी? नीचे की ओर। तो इसने क्या किया? नीचे वाले हिस्से का भी तापमान क्या कर दिया? कम कर दिया, यानी पूरे फ्रिज का तापमान कम हो गया। किस तरीके से? गर्म वायु इसमें जो है वो ऊपर उठ रही है, फ्रीजर पेटिका से टकरा के वापस नीचे की ओर आ रही है। ये विधि कौन सी चल रही है? कणों ने जगह छोड़ रखी है, कौन सी विधि है? संवहन विधि। तो संवहन विधि ही किस में यूज होती है? आपकी फ्रीजर में यूज होती है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, फ्रीजर नीचे लगा दिया जाए, तो ध्यान रखिए जो गर्म वायु वो ऊपर रह जाएगी और ठंडी वायु नीचे, यानी दो पार्टीशन बन जाएंगे फ्रिज के, एक गर्म के लिए ऊपर और ठंडे के लिए नीचे। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि बिजली के जो बल्ब है इसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है, आर्गन गैस। बल्ब जो है, बल्ब के अंदर बीच में फिलामेंट लगा होता है, पतला सा तार। ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन धातु का संकेत होता है W। अब यहाँ पे इसके अंदर यदि वायु भरी हुई छोड़ दी जाए, वायु यानी ऑक्सीजन भर दें उसमें, तो ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया कर जाएगी और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें वायु ये गैस नहीं भरते, इसमें निष्क्रिय गैस भरते हैं, आर्गन। आर्गन भरी जा रही है, निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस इससे अभिक्रिया नहीं करेगी। अब ये भर क्यों रहे हैं? ताकि इसके आसपास का जो तापमान है, क्योंकि लगभग इसका तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो उस गर्म ऊष्मा को इधर लेके आए, सतह तक लाए, और ठंडी होने के बाद वापस ये गैस इधर की तरफ जाए। ये विधि यहाँ पे कण क्या कर रहे हैं? जगह छोड़ रहे हैं। विधि कौन सी चल रही है? संवहन विधि। इस संवहन विधि से उस बल्ब का थोड़ा तापमान मेंटेन करके रखते हैं ताकि ज्यादा नहीं बढ़े, इसलिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और वायु क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि वायु में 21% जो है ऑक्सीजन होती है, वो इसमें ऑक्सीकरण कर सकती है, अभिक्रिया कर जाएगी फिलामेंट से। आगे ध्यान रखिए, इसमें विकिरण से संबंधित उपयोग। विकिरण आपको बताया था तीसरी प्रकार की विधि थी जिसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, लेकिन कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं थी, ना तो ठोस की, ना द्रव की, ना गैसीय माध्यम की। बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जा रही थी। यहाँ है बादलों वाली रात जो है स्वच्छ रात की अपेक्षा गर्म होती है। इसमें ध्यान रखिए पृथ्वी, वायुमंडल, सूर्य। सूर्य से किरणें आती हैं, आती हुई किरणों से कभी भी वायुमंडल गर्म नहीं होता।
जो पार्थिव विकिरण वापस जा रही हैं उनसे वायुमंडल गर्म होता है। और कौन सी विधि से गर्म होता है? संवहन विधि से। अब ये पार्थिव विकिरण जब जाती हैं तो बीच में यदि बादलों वाली रात है तो बादलों वाली रात में आप ध्यान रखिए, ये बादल इसको वापस यहाँ अवशोषित कर रहे हैं तो ऊष्मा को यहीं मेंटेन करके रख रहे हैं। तो बादलों वाली रात आपको क्या मिलेगी? गर्म मिलेगी। किसकी अपेक्षा? स्वच्छ रात की। यदि बादल नहीं होंगे तो ये पूरी तरह वापस से चली जाएगी। अब एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे, विधि कौन सी चल रही है? विकिरण विधि चल रही है, यहाँ पे संवहन विधि नहीं है। अगला है रेगिस्तान जो है, इसमें दैनिक तापांतर अधिक होता है। तो इसमें रेत जो है जितनी अच्छी अवशोषक है उतनी ही अच्छी वितरक भी है, उत्सर्जन भी कर देती है उतना ही। तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो सूर्य के विकिरण आ रही हैं उनको ग्रहण करके रेत दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म, इसलिए आप देखते हो कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और रात के 2-3 बजे रेगिस्तान बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि उतनी ही अच्छी क्या होती है? उत्सर्जक होती है। उसके बाद देखिए, चाय की केतली की बाहरी सतह जो है वो चमकदार बनाई जाती है। थर्मस की बात करें इसमें तो आप देखना, थर्मस के अंदर आप देखते हैं तो अंदर वाली हिस्सा जो है वो कांच का बना होता है, चमकीला बनाया हुआ होता है। उसका कारण है चमकीली सतह जो है, इससे परावर्तन अच्छा होता है विकिरण का। चाय की केतली में जो चाय है उससे ऊष्मा की किरणें, विकिरण जब निकल के जा रही हैं तो इस सतह से टकरा के वापिस इसी के अंदर आ जाती हैं, जिससे ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और चाय जो है वो देरी तक गर्म रहती है। उसके बाद अगला देखिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिश किए हुए जूते धूप में शीघ्र गर्म नहीं होते। ये क्वेश्चन कई बार आप गलत कर सकते हो। 2 जूते हैं, एक तो है पॉलिश किया हुआ और एक है बिना पॉलिश किया हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जल्दी गर्म होगा, तो इसमें ध्यान रखना है बिना पॉलिश किया हुआ जूता जल्दी गर्म होगा, क्योंकि इसकी सतह चमकीली नहीं है, जो विकिरण आएंगी वो इसमें अवशोषित होंगी। पॉलिश किए हुए जूते की सतह जो कैसी है? चमकीली है। विकिरण जब आएगी तो चमकीली सतह से टकराकर वापस जाएगी, तो इसको टाइम लगेगा गर्म होने में। तो पॉलिश किया हुआ जूता देरी से गर्म होता है, जबकि बिना पॉलिश किया हुआ जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद इसमें लास्ट चीज है न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन नियम जो है किस आधार पे है? यानी कोई चीज किस दर से ठंडी होती है? वस्तु की ऊष्मा, ऊष्मा क्षय की दर, यानी ऊष्मा उसमें से धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसकी दर किस पे डिपेंड करती है? किसके समान अनुपाती है? ताप में अंतर के समान अनुपाती है। अब इसको आप समझिए, जैसे मान लीजिए सर्दियों में आपके पास 2 बाल्टियों में गर्म पानी है, इसमें जो है पानी का तापमान आपने बना रखा है 70 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, और बाहर वायुमंडल का तापमान जो हो रखा है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। ठंड पड़ रही है, कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। इस बाल्टी में 70 है और इसमें कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों में अंतर कितना है? इन दोनों में अंतर बन रहा है 65 डिग्री का, और यहां अंतर कितना है? 20 डिग्री का। न्यूटन का शीतलन नियम ये कहता है कि जितना ये तापमान में अंतर ज्यादा है उतनी ही जल्दी ठंडा होगा। जल्दी ठंडा होने का मतलब ये नहीं इससे पहले ठंडा हो जाएगा, इसकी स्पीड जल्दी होगी। यानी 70 से इसको मान लो 2 डिग्री गिरना है, 70 से 2 डिग्री या मान लीजिए 5 डिग्री, 65 डिग्री तक आना है, तो 65 डिग्री आने में इसको तो लगा 1 मिनट, जबकि इसको 25 से 20 डिग्री आना है, यानी 5 डिग्री इसको भी गिरना है, इसको लग जाएंगे 3 मिनट। यानी ये धीरे धीरे ठंडा होगा, रेट इसकी कम होगी और इसकी दर ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा गर्म है उसके ऊष्मा क्षय की दर क्या होगी? ज़्यादा। तापांतर यदि ज़्यादा है तो, तापमान में अंतर कम है तो ऊष्मा क्षय की दर जो है वो कम होगी। तो ये आपके ऊष्मा से संबंधित सारी बातें बता दी। लास्ट इसमें बच रहा है वाष्पीकरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इवोपरेशन। ये आपको थोड़ा सा पिछली क्लास में बताया था। वाष्पीकरण है, एक शब्द है वाष्पन, इस वाष्पन को हम क्वथन भी कहते हैं और इसी को हम इंग्लिश में बॉइलिंग भी कहते हैं। ये दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर है। क्या अंतर है? पानी को यदि उबाल रहे हो और कितने डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हो? 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद पानी उड़ रहा है, जो जल है वो किस में बदल रहा है? वाष्प में बदल रहा है। ये उबालना तो कहलाता है वाष्पन, क्वथन या बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसे ही पानी पड़ा है, जैसे फर्श पे आपने 1 बाल्टी पानी की फेंक दी और आप देखना 2-3 दिन में वो पानी धीरे धीरे पूरा उड़ जाएगा। वहाँ पे आपने 100 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं पहुँचाया, तो 100 से कम पे ही, 100 से कम पे यदि
वाष्प बन जाए तो वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण खाली पानी का ही नहीं, इसमें उदाहरण और ले सकते हैं। पसीने की बात करते हैं, पसीना यदि शरीर से उड़ रहा है, सूख रहा है, तो हमारे शरीर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता। वो 100 जो बुखार चढ़ रही है वो फ़ारेनहाइट में चढ़ती है, हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस जो है शरीर का तापमान नहीं पहुंचता, उससे पहले ही पसीना उड़ रहा है। कौन सी विधि से उड़ रहा है, वाष्पीकरण से। कूलर में आप देखते होंगे पानी भरते हैं, पानी उड़ जाता है धीरे धीरे, कौन सी विधि चल रही है, वाष्पीकरण। वाष्पन नहीं बोलना है, वाष्पन का मतलब होता है उबलना। कपड़े सूखते हैं किस विधि से, वाष्पीकरण विधि से। वाष्पन होता है इसका मतलब कपड़े उबल जाते हैं। अगला देखिए इसमें, अब ये वाष्पीकरण की दर की बात करें। वाष्पन तो किसी बात पे निर्भर नहीं करता, वाष्पन तो क्या कर रहा है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100। यहाँ बात कर रहे हैं, बाकी क्वथनांक बिंदु का हमने पढ़ा ही था कि ये 100 डिग्री सेल्सियस जो क्वथनांक बिंदु है ये अशुद्धि और दाब पे निर्भर करता है। यहाँ बात कर रहे हैं वाष्पीकरण की जो दर है, वो दर किन किन बातों पे निर्भर करती है। सबसे पहली चीज द्रव के तापमान पे। द्रव के तापमान पे, यानी जैसे मान लीजिए 2 बाल्टियों में पानी ले रखा है, एक का तापमान आपने 50 डिग्री सेल्सियस बना रखा है और एक का है 5। कौन सा पानी जल्दी उड़ेगा, तो जिसका तापमान ज़्यादा है उसमें वाष्प थोड़े जल्दी उड़ जाएंगे। ये अभी भी नहीं उबला है, उबलने के लिए तापमान कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। वाष्पीकरण से ये उड़ रहा है, लेकिन तापमान यदि ज़्यादा होगा तो जल्दी उड़ेगा पानी, और यहाँ पानी जो है वो धीरे धीरे उड़ेगा। तो द्रव का तापमान। दूसरा है द्रव की खाली सतह का क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इसे क्या कहा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितना ज्यादा द्रव को फैला रखा है उतना जल्दी उड़ेगा। जैसे बाल्टी में से पानी उड़ने में टाइम लगेगा और उसी पानी को यदि फर्श पे फैला दिया जाए तो जल्दी उड़ेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कपड़े फैलाकर क्यों सुखाए जाते हैं। तो कपड़े यदि फैलाएंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला है वाष्प निकासी की दर। जो वाष्प बन रहे हैं यदि वो वहां से उड़ जाते हैं तो वाष्पीकरण और जल्दी होगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, उमस का मौसम होता है, उमस का मतलब नमी हो रखी है मौसम में, यानी मौसम में पहले से, वायुमंडल में पहले से वाष्प हैं, तो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते। और मौसम में नमी होती है उस दिन कूलर भी ठंडी हवा नहीं दे रहा, क्योंकि उसमें वाष्प नहीं बन रहे हैं, वाष्पीकरण की दर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इसलिए वाष्प निकासी की दर जो है ये भी जो किसको प्रभावित करती है, वाष्पीकरण को। इसमें एक उदाहरण और पूछा जाता है कि पंखे के नीचे कपड़े सुखाए जाते हैं तो जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि पंखे के नीचे वाष्प निकासी की दर क्या है, जल्दी है। या फिर यहाँ पे एक और आता है, पवन का वेग लिखाता है कि यदि वायु अच्छी चल रही है तो भी वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे वाष्पीकरण के लिए। तो ऊष्मा से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपके एनसीईआरटी बुक में थे ये सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब अगली क्लास में हम इसी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज लेंगे, जिसमें आपको फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, और ये व्याख्या सहित पूरे जो एमसीक्यूज हैं विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो अगली क्लास में आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद।